नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कांवड़ यात्रा की तैयारी में सीएम धामी ने दी मंजूरी। डीएम को सौंपी 3 करोड़ की राशि। 22 जुलाई से गंगाजल भरने आएंगे कई राज्यों के श्रद्धालु। नगरपालिका भवन कर अधिनियम में संशोधन। मसूरी में ड्रोन से सर्वे पूरा। टैक्स वसूली में बढ़ोतरी से भरेगा खजाना। प्रदेश में हरेला पर्व 16 जुलाई को जन आंदोलन में रोपे जाएंगे लाखों पौधे। मुख्य सचिव ने डीएम को दिए ठोस एक्शन प्लान के निर्देश। लालकुआ में पर्यावरण प्रेमियों के विरोध के आगे झुका वन विभाग। खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ नहीं काटने का निर्णय। पेयजल निगम में कनार काटा गांव किया चिन्हित। और उत्तराखंड में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। कई जगह बाढ़ और भूस्खलन का भी खतरा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी बाधित। और अब खबर विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए 3 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर कर इसे हरिद्वार के जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दिया है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि पिछले साल की कांवड़ यात्रा में आए शिव भक्तों की संख्या और व्यवस्थाओं के दृष्टिगत इस साल कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को दी जाने वाली आवश्यक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। इस संबंध में अपर सचिव शहरी विकास नितिन भदौरिया ने जिलाधिकारी हरिद्वार को संबोधित शासनादेश में यह स्पष्ट किया है कि कांवड़ मेला 2024 की व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न विभागों से प्राप्त धनराशि की मांग के सापेक्ष धनराशि वित्तीय नियमों के अंतर्गत ही खर्च की जाए। आपको बता दें कि इस बार कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होकर 2 अगस्त तक चलेगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित कई राज्यों से करोड़ों शिव भक्त गंगाजल भरने के लिए पहुंचेंगे। साथ शुरू होने के साथ ही लोहाघाट क्षेत्र में बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। आपको बता दें कि आज लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में बड़ी संख्या में मरीज उपचार कराने पहुंचे। उप जिला चिकित्सालय में मरीजों का उपचार कर रहे डॉक्टर करण ने बताया कि बरसात में बीमारियों का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर करण ने कहा कि आजकल सर्दी, जुकाम, टाइफाइड, पीलिया के मरीज बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जिनका अस्पताल में उचित उपचार कर दवा दी जा रही है। एक तो इमरजेंसी में ज्यादातर ये एक्सीडेंट सारे भी पेशेंट आ रहे होते हैं हमारे पास ना, कि कहीं गाड़ी, क्योंकि अब रोडें गीली थी इस टाइम पे, अब तो खैर नहीं है, तो स्लिपरी वगैरह सी चीजें। और बाकी नॉर्मली अभी ये क्योंकि एकदम अचानक धूप आ रहा है, कभी बारिश हो रही है, तो सर्दी, खांसी, एलर्जी वाले लोग ज्यादा आते हैं हमारे पास। पीलिया, हाँ, पीलिया के मरीज भी ज्यादा है। टाइफाइड तो यहाँ पे हमेशा कॉमन है, यहाँ का पानी थोड़ा सा इशू में रहता ही है, कि उसमें थोड़े बहुत इश्यूज रहते ही है थोड़े से। कुछ कहना चाहिए मेनली अगर किसी को ये उल्टी की शिकायत भी रहती है तो फिर आप ओआरएस का पहले ओआरएस ही लीजिए, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो फिर हॉस्पिटल से हम लोग दवाइयाँ ऑनलाइन, मतलब ये जो भी उल्टी दवाइयाँ, फिर हम वो देखते हैं और एक पीलिया जांच कराते हैं, क्योंकि पीलिया में आपका रहता है कॉमन ना कि उल्टी बहुत ज्यादा होगी मरीज को और भूख नहीं लगेगी, ये सब चीजें सिम्टम्स में रहते ही हैं। घर में आप जो भी आप पानी पी रही स्रोत है आपका, उसको गर्म करके पिए, पहली चीज तो यही है। दूसरा, जो भी आप सब्जियां ला रहे हैं उनको धो के फिर इस्तेमाल करा जाए। और तीसरा, बच्चों, क्योंकि ज्यादा बच्चों में कॉमन आ रहा है, तो बच्चों को बाहर खाना कम से कम खाने के लिए, मतलब बाहर ना ही भेजे खाने के लिए ना, क्योंकि बच्चे बाहर किसी शॉप पे खाते हैं, वो शॉप वाला कैसे खाना बनाता है किसी को नहीं पता इस चीज के बारे में। बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव के बाद सभी पोलिंग पार्टियां वापस रवाना हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियों ने पीजी कॉलेज गोपेश्वर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में मतदान सामग्री जमा कराई। जोशीमठ में सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर दूरस्थ मतदेय स्थल जुम्मा, कोशा, द्रोणागिरी, अरुड़ी, पटूड़ी की पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर से जोशीमठ से गोपेश्वर पहुंचाया गया। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की देखरेख में पीजी कॉलेज गोपेश्वर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सील किया गया। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 3 लेयर सुरक्षा घेरा रहेगा। पहला सुरक्षा घेरा आईटीबीपी, दूसरा पीएसी और तीसरा सुरक्षा घेरा पुलिस का होगा। इसके अलावा स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत स्ट्रांग रूम से बिजली के सभी कनेक्शन काट दिए गए हैं। अब 13 जुलाई को मतगणना होगी।
मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, उपचुनाव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के धांधली के आरोपों पर भाजपा विधायक ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपनी हार को देखते हुए ये झूठे आरोप लगा रही है। उनके आरोपों में कोई दम नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और उपचुनाव में भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के दम पर दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगी। ये बयान माननीय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का दुर्भाग्यपूर्ण, इस तरह के जो हारने वाला होता है उस तरह के स्टेटमेंट देता है। कहीं पर भी शासन प्रशासन का भारतीय जनता पार्टी ने उपयोग नहीं किया। चुनाव होता है और चुनाव के तहत मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल और अपने विवेक से करता है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। और ये आरोप लगाना तथ्यहीन है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं पे भरोसा करते हुए बद्रीनाथ सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मंगलौर सीट में भी पूरी ताकत के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है। और अभी तक हम मंगलौर सीट नहीं जीत पाए जब से राज्य बना। इस समय लग रहा है कि माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था और इसीलिए कांग्रेस के अंदर बौखलाहट। डोईवाला के माजरी ग्रांट क्षेत्र में मिलिट्री इक्विपमेंट परिवार और पूर्व सैनिक संगठन द्वारा देश के शहीदों की याद में शहीदों को समर्पित करते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने शिरकत करते हुए तमाम कार्यकर्ताओं के साथ 100 से ज्यादा पौधे लगाए और पूर्व सैनिक संगठन ने पेड़ों के संरक्षण की जिम्मेदारी ली। हम धरती को जितना हरा भरा कर सकते हैं वो भविष्य के लिए ज़रूरत है, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आज जो यहाँ पर जो हमारे पूर्व सैनिक हैं और उनके द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है, विधायक जी ने और हमने भी उसमें शिरकत की है। ये जो हमारे 5 जवान शहीद हुए कठुआ में, उन जवानों को इसको समर्पित किया गया है और हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि उन शहीदों की याद के लिए हम यहाँ पर इनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लें, क्योंकि वृक्षारोपण तो बहुत सरल है, उनकी सुरक्षा ये थोड़ा कठिन है। तो उनकी सुरक्षा हम करें। हमारे लिए एक बहुत दुखद घटना है और सभी को पता है, उत्तराखंड एक सैनिक पैदा करने वाला प्रदेश है और बहुत बड़ी अक्षति हुई कि हमारे 5 जवान शहीद हो गए। और जो पर्यावरण बचाने का मुहिम है उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारे माननीय त्रिवेंद्र रावत जी का भी हमें प्रेरणा है और मोदी जी की तरफ से भी इस बार अपील की गई है लोगों से कि पर्यावरण बचाया जाए और बहुत ज़रूरी है। उसी के ब्याह पे हमने यहाँ पे पर्यावरण किया के बचाने के लिए 100 से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं। हरेला पखवाड़ा के उपलक्ष्य में पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में गदरपुर क्षेत्र से विधायक अरविंद पांडे ने लालकुआ पहुंचकर पौधारोपण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान लालकुआ विधायक मोहन सिंह बिष्ट और पूर्व विधायक नवीन दुमका भी मौजूद रहे। अरविंद पांडे ने कहा कि मानसून सीजन के समय पौधे लगाने से उन्हें भरपूर पानी मिलता है और पौधे की कुदरती देखभाल भी हो जाती है। उन्होंने स्कूली बच्चों सहित कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों से अपील की है कि किसी भी खास मौके पर एक पौधा जरूर लगाएं। हरेला पखवाड़ा के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लालकुआ के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से उनके पौधारोपण कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है। इसके बाद हल्द्वानी सहित अन्य क्षेत्रों में भी पौधारोपण कार्य किया जाएगा। मैं सबसे पहले लोक पर्व हरेला का यह पखवाड़ा है 6 जुलाई से प्रारंभ होकर 16 जुलाई तक त्यौहार होता है हरेला का। लेकिन ये पूरे सप्ताह पूरे महीने हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। हमने महसूस किया है कि इन दिनों कितने गर्मी के दिनों में कितना टेम्परेचर बढ़ गया कि मानव जाति का जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया है। अब बरसात का सीज़न है तो बरसात भी ऐसी बेइंतहा हो गई है ताकि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मैं इस घटनाओं को देखते हुए मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पौधा लगाने से ही पूरा प्रकृति बदल जाएगी। विधायक अरविंद पांडे ने लालकुआ पहुंचकर पौधारोपण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान लालकुआ विधायक मोहन सिंह बिष्ट और पूर्व विधायक नवीन दुमका भी मौजूद रहे।
अरविंद पांडे ने कहा कि मानसून सीजन के समय पौधे लगाने से उन्हें भरपूर पानी मिलता है और पौधे की कुदरती देखभाल भी हो जाती है। उन्होंने स्कूली बच्चों सहित कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों से अपील की है कि किसी भी खास मौके पर एक पौधा जरूर लगाएं। हरेला पखवाड़ा के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लालकुआ के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से उनके पौधारोपण कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है। इसके बाद हल्द्वानी सहित अन्य क्षेत्रों में भी पौधारोपण कार्य किया जाएगा। मैं सबसे पहले लोक पर्व हरेला का यह पखवाड़ा है 6 जुलाई से प्रारंभ होकर 16 जुलाई तक त्यौहार होता है हरेला का। लेकिन ये पूरे सप्ताह पूरे महीने हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। हमने महसूस किया है कि इन दिनों कितने गर्मी के दिनों में कितना टेम्परेचर बढ़ गया कि मानव जाति का जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया है। अब बरसात का सीजन है तो बरसात भी ऐसी बेइंतहा हो रही है ताकि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मैं इस घटनाओं को देखते हुए मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पौधा लगाने से ही पूरा प्रकृति बदल जाएगी, लेकिन एक मानव जाति को और नई उम्र के खास तौर पर जो बच्चे हैं, मैं उनको मोटिवेशन के निमित्त, उनसे निवेदन के निमित्त मैं इस हरेला त्यौहार के क्रम में निकला हूं और मैं सभी से अपील करता हूं कि अगर जो वृक्ष नहीं होंगे तो आने वाले समय में हम लोगों का जीवन जीना बहुत मुश्किल है। निश्चित रूप से हरेला पर्व का संदेश भी यही है और प्रतिवर्ष जो हम लोग सावन माह में और इस बरसात के सीजन में जो वृक्षारोपण करते हैं उसका भी संदेश यही है कि इस वक्त लगाए हुए पौधे एक तो वो बड़े हो जाते हैं, संरक्षित हो जाते हैं और साथ ही हरेले के दिन के बारे में तो ये कहा जाता है उस दिन जो भी पौधा किसी भी तरह से लगाया जाए वो उग जाता है। तो इन सारे पर्वों का आज यहाँ पर भी हमने राजकीय इंटर कॉलेज लालकुआ में भी बच्चों को एक प्रतीकात्मक संदेश देने के लिए यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र में शारदा नदी किनारे बने कुमाऊं स्टोन क्रैशर में एक हादसे में युवक की मौत हो गई, जिसे स्टोन क्रैशर में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा उप जिला चिकित्सालय टनकपुर लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। युवक का शव पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। मृतक की भाभी ने करंट लगने से मौत होना बताया है। उन्होंने बताया कि युवक मोटर का तार जोड़ रहा था और इसी दौरान उसके देवर को करंट आया। ना इनके सिर में भी कुछ ना है, इन्हें मोटर लगाने के लिए ऊपर भेजा था। ठीक, मोटर पे लगाने की वजह से इनके करंट लग गया, करंट लगने की वजह से नीचे गिर गए। ठीक, वहां से जो लाए इन्हें 10-15 मैंने 1-1.5 घंटा इन्हें हुआ मट्टी उट्टी में गाड़े तरह की बत्ती लगवाने के, जैसे मान लो करंट लग जाता है तो जमीन में गाड़ दो तो करंट कम हो जाता है। तो इसकी बाद में जो हियान लाए जले हियान लाए तले उनको कुछ ना रहेगा और इन्हें हियान आए के ठंडी बोतल चढ़वा दी। मोटर के तार लगा रहा था, उसी दौरान करंट लगा, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था। जब देखा तो उठाया जाके। आपका नाम क्या है? रवि। क्या करते हैं? वेल्डिंग का काम। कहाँ? कमास्टोन क्रैशर। काशीपुर में बाजपुर रोड पर सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में कोसी पुल के पास 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि 3 घायलों में से 2 को इलाज के लिए काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जिसमें से 1 को रेफर कर दिया गया। तीन लोग आए थे एक्सीडेंट में जो सम्मिलित थे ना, जो बताया गया बाहर के लोगों द्वारा, और उसमें एक कैलाश है 52 ईयर ओल्ड मेल और उसकी डेथ हो गई मौके पे ही ना, ब्रॉड डेड ही आया था, वो अपनी प्राइवेट गाड़ी से आया। एक और है उसका क्लियर ये है कि वो यहाँ एडमिट तो है, उसके ज्यादा चोट नहीं है, और एक को रेफर कर दिया गया हार्ट सेंटर के लिए। उसका पैर में लेफ्ट फुट में क्रश इंजरी थी। सर मैं आ रहा था इधर से और बीच में एक ट्रैक्टर आ रहा था, उसके साइड पल्ली साइड से एक बंदा क्रॉस करके लेकर आया गाड़ी, हमारी गाड़ी में उन्हें ठोक दी। आप लोग कितने लोग थे गाड़ी में? हम 2 बंदे। कौन कौन? मैं और कैलाश। मैं मैकेनिकल फिटर हूँ, वो बक्सा फिटर है मेल के अंदर। दिवंगत केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत की शव यात्रा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। अगस्त्य मुनि से निकली शव यात्रा को देखने के लिए मकानों की छतों में लोग खड़े रहे और लोगों ने शव यात्रा को हाथ जोड़कर नमन किया।
इस दौरान वाहनों का लंबा काफिला रहा। शव यात्रा में विभिन्न संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया। दरअसल दिवंगत केदारनाथ विधायक शैलारानी रावत का निधन मंगलवार की रात को 10:30 बजे हो गया था, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में शोक की लहर छा गई। बुधवार को शव यात्रा को देहरादून से अगस्त्य मुनि लाया गया था। आपको बता दें कि आज सुबह दिवंगत विधायक के शव को अगस्त्य मुनि खेल मैदान के एक पंडाल में रखा गया। यहां पहुंचे हजारों लोगों ने दिवंगत विधायक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां शव यात्रा करीब 10:30 बजे रवाना हुई। यात्रा में राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट, काबीना मंत्री सौरभ बहुगुणा, विधायक रुद्रप्रयाग भरत सिंह चौधरी सहित कई लोग शामिल हुए। शैलारानी जी एक प्रभावशाली जनप्रतिनिधि थे। इस क्षेत्र का उन्होंने एक बार प्रतिनिधित्व किया, चाहे जिला पंचायत का विषय हो, बीडीसी से ब्लॉक प्रमुख का विषय हो, जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता थी। और आज उनकी शव यात्रा में जिस प्रकार से पूरा हुजूम पूरे क्षेत्र से मैं जानता हूँ कि वो सबके दिलों में राज करती थी। मैं उनको अपने सदा समर्पित करता हूँ। भगवान उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बहुत ही दुखद घटना है और जिस तरीके से शैलारानी रावत भी 2 टाइम की केदारनाथ विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत सदस्य और हमारे परिवार की बहुत ही उनसे घनिष्ठ रिश्ते रहे। दुखद घटना है कि उनका ऐसा स्वर्गवास हुआ है। हमेशा मैंने बोला है कि जितना उनके साथ मुझे समय बिताने का मौका मिला प्रभारी मंत्री के रूप में, हमेशा क्षेत्र की चिंता करती थी, केदारनाथ की चिंता करती थी, रुद्रप्रयाग जिले की चिंता करती थी, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बहुत चिंतित रहती थी, कैसे उनको रोजगार से जोड़ा जा सके, कैसे सशक्त किया जा सके, उत्तराखंड के विकास के लिए चिंतित रहती थी। आज उत्तराखंड को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। रामनगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नगर में स्थित अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी लैब पर आकस्मिक छापामार कार्रवाई की, जिससे कई लैब संचालक अपनी अपनी लैब को बंद कर मौके से भागते हुए दिखाई दिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई के दौरान गूलर घट्टी क्षेत्र में नोबल डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी लैब में भारी अनियमितताओं के चलते इसे सील करने की कार्रवाई की। नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आदेश के बाद रामनगर में पैथोलॉजी लैब पर छापामार कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि 4 लैब में ये कार्रवाई की गई, जिसमें अनियमितताएं मिलने के चलते 2 लैब पर 10-10 हजार रुपये और 1 लैब का 5,000 रुपये का चालान करने की कार्रवाई की गई। ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा आदेशित किया गया था कि उत्तराखंड में संचालित सभी पैथोलॉजिकल लैब जो हैं उनका निरीक्षण करके आख्या दी जाए। और उसी के क्रम में सीएमओ नैनीताल के आदेशों के अनुपालन में आज रामनगर में विभिन्न पैथोलॉजी लैबों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें 3 लैब में खामियां पाई गई थीं, जिनके ऊपर क्रमशः 10-10 हज़ार और 5,000 का जुर्माना लगाया गया है। और एक पैथोलॉजी लैब जो है डॉक्टर अग्रवाल पैथोलॉजी लैब, उसमें सभी प्रमाण पत्र सही पाए गए हैं। और बाकी जो हमने लैब में जाने की कोशिश की थी तो लोग बंद करके चले गए हैं, लेकिन ये छापेमारी आगे जारी रहेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर रामनगर में आज अवैध पैथोलॉजी लैबों पर छापामार कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा की गई, जिसके बाद कई लैब संचालकों में हड़कंप मच गया तो कई लैब संचालक अपनी लैबों को बंद करते हुए भागते हुए दिखाई दिए। इस संबंध में जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि सीएमओ के आदेश के बाद आज रामनगर में 4 जगह छापामार कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि जिसमें 3 पैथोलॉजी लैबों पर भारी अनियमितताएं पाई गई हैं, जिन पर 2 लैबों पर 10-10 हज़ार तथा 1 लैब पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, तो वहीं 1 लैब को सील करने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि अग्रवाल पैथोलॉजी पर जब टीम निरीक्षण के लिए पहुंची तो वहां सभी दस्तावेज सही पाए गए। तो वहीं डॉक्टर कौशिक ने बताया कि अवैध लैब संचालकों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। तो वहीं उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई है उसको लेकर जो आज लैब संचालक मौके से फरार थे, इनकी भी तलाश की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवैध लैब संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन। जोशीमठ जोगीधारा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 50 घंटे से बाधित पड़ा हुआ है। इसके कारण सभी तीर्थयात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक और जोशीमठ में व्यापार सभा और भारतीय सेना के जवान सभी फंसे हुए तीर्थयात्रियों की सेवा करने के लिए आगे आए। जोशीमठ नगर में आजकल भारी संख्या में तीर्थयात्री फंसे हुए देखे जा रहे हैं। इसको देखते हुए जोशीमठ व्यापार सभा के सेवादार और साथ में भारतीय सेवा के तमाम जाबाज सिपाही लगातार हर तीर्थयात्री की सेवा में मददगार साबित हो रहे हैं।
अलग अलग जगह पर लंगर की व्यवस्था की गई है। बड़ी बात यह है कि सन 2013 में जब आपदा जैसे हालात हो गए थे, उस वक्त भी भारतीय सेना के जवानों ने और व्यापार सभा के सेवादारों ने कई जगह पर लंगर की व्यवस्था की थी। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद कुमाऊं के कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। पुल टूट रहे हैं, सड़कें अवरुद्ध हो रही हैं, नदी नाले उफान पर हैं। पीडब्ल्यूडी सचिव डॉक्टर पंकज पांडे ने बताया कि रामनगर में मोहान में जो पुल टूटा है उसकी जानकारी दी गई है। पुल ज्यादा पानी और मलबा आने की वजह से टूटा। पुल को पहले भी रिपेयर कराया गया था, साथ ही वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा है। डॉक्टर पांडे ने जानकारी दी कि उत्तराखंड में 97 संवेदनशील पुल हैं, जिनमें 84 की मरम्मत करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। बाकी पुलों की जांच की जा रही है। उत्तराखंड में 200 से ज्यादा लैंडस्लाइड जोन घोषित किए गए हैं। इसके अलावा क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बह जाती हैं, उनको रिपेयर या नई सड़क बनाई जाती है। पीडब्ल्यूडी के डेटा के मुताबिक अब तक 300 से ज्यादा सड़कें बाधित हो चुकी हैं। इन्हें तेजी से खोला जा रहा है। अलग अलग जगहों पर 450 जेसीबी लगाई गई हैं। कुछ नए पुल हमने बनाए हैं, कुछ हमने सैंक्शन भी किए हैं। टोटल 84 ब्रिजेज हमने सैंक्शन किए थे, कुछ में मरम्मत के लिए, कुछ में नए पुल के लिए सैंक्शन किया गया था। उस पर काम चल रहा है। कई सारे पुल हैं जिसमें लंबा समय 1 से 1.5 साल भी लगने की संभावना है, जो जैसे मालन नदी का पुल है, या हरिद्वार में एक पुल था, और पहाड़ में और कुछ जगहों पे पुल हैं। कोटद्वार एरिया में 3-4 पुल हैं, उन पर भी हमने सैंक्शन किया था। तो थोड़ा समय उसमें लग रहा है निश्चित रूप से, लेकिन हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि जब तक सेफ नहीं होगा पब्लिक को उसमें नहीं चलने देंगे। इसके अलावा इस वर्ष भी हमारी जो टीमें हैं उन्होंने इंस्पेक्शन किया है। कोई नया एडिशन नहीं हुआ है। जैसे अभी ये वाला पुल गिरा है तो ये अनसेफ वाले कैटेगरी में नहीं आता था। पिछले 50 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने पर भी जोशीमठ के पास में जोगीधारा पर्यटक स्थल के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं खुल पाया है। आपको बता दें कि लगातार पहाड़ियों से अभी भी बड़े बड़े पत्थर के बोल्डर आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आखिर कब तक जोशीमठ के पास बंद पड़े राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला जाएगा। हालांकि संबंधित विभाग लगातार सड़क खोलने में जुटा हुआ है। हालांकि एसडीआरएफ के जवान और साथ में एनडीआरएफ के जवान भी लगातार सभी तीर्थयात्रियों को रास्ता पार करवा रहे हैं। आलम यह है कि दूरस्थ मतदेय स्थल द्रोणागिरी, जुम्मा, कोसा पासिंग, इनके अलावा कोसा पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री के साथ जोशीमठ से हेलीकॉप्टर द्वारा गोपेश्वर पहुंचाया गया। सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।